हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को फोकस में रखकर एक एमसीक्यू सीरीज चलाते हैं जो करंट फेज में बड़े इवेंट्स रहे, जनरल स्टडीज़ के बड़े इवेंट्स हैं। आप देख सकते हो सीए, ये बीआरओ का लोगो है, ये असल में न्यूक्लियर वेस्ट पे क्वेश्चन है, थोड़ा इलेक्शन से जुड़ा हुआ, ब्लैक सी से जुड़ा हुआ। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे ना करंट अफेयर्स के पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ में, उनके ऊपर हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये असल में एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है। आपको इसकी जो बाकी क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने पहले जो क्लासेस लिए, तो देखते हैं कि इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इवेंट। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जुड़ा हुआ है विद आईवीएफ। तो आई होप आपको पता होगा कि रिसेंटली पंजाब में आईवीएफ के थ्रू एक बेबी को डिलीवर किया जाता है, जिसपे थोड़ा सा सेंटर और गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में एक कह सकते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट का कहना था कि जिस केस में डिलीवरी हुई है असल में उसमें नहीं हो सकती, एज लिमिट ज़्यादा है। आई होप आप इस केस के बारे में जानते होगे, थोड़ा सा हम आगे बात भी कर लेंगे। तो आईवीएफ जो है ना, असल में उसी के ऊपर ये सारा क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अगर इनफर्टिलिटी या कपल में कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, अगर कपल चाहता है कि एक चाइल्ड हो पर उसको वो नहीं नेचुरली अचीव कर पा रहे, तो ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, एआरटी। और भी होती हैं, ये भी है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग एग्स, फर्टिलाइजिंग देम विद स्पर्म इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, तो एंड ट्रांसफरिंग द रिजल्टिंग एम्ब्रॉय बैक इनटू द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। तो थोड़ा सा यहाँ पर लेबोरेटरी का काम है, बाकी तो ह्यूमन बॉडी का ही है। कहीं ना कहीं आपने एक टर्म सुनी होगी टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो असल में आईवीएफ ट्रीटमेंट को ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो आपसे पूछने दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी स्टेटमेंट असल में करेक्ट है। इसका सही आंसर है दोनों ही बिल्कुल सही लिखी हैं, असल में यही सही है। ये सबसे कॉमन तरीका होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर, आईवीएफ। और बिल्कुल इसमें ऐसे करते हैं कि एग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको फर्टिलाइज करते हैं विद स्पर्म इन अ लेबोरेटरी, और फिर उसको वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन अ फीमेल बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, जो इसमें स्पर्म यूज़ किया जाता है वो या तो पार्टनर का हो सकता है या फिर डोनेशन के थ्रू भी स्पर्म को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट को बोला कि चरण कौर का जो रिसेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट था, जो कि आपको पता है लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला उनकी मदर है, तो उसमें क्या था, उनकी एज यहाँ पर 58 थी, पर इसके लिए जो लिमिट है वो कहती है 50। तो इसके रिलेटेड असल में थोड़ा ये दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा ये डिस्प्यूट हो गया था। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ एआरटी, हमने पढ़ लिया, पहली स्टेटमेंट सही है। तो वही लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टिंग एग्स फ्रॉम द ओवरीज, फर्टिलाइजिंग देम विद स्पर्म इन अ लेबोरेटरी एंड देन ट्रांसफरिंग रिजल्टिंग एम्ब्रियो इनटू यूटरस टू फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो सेम ही चीज़ लिखी हुई है, आई होप। अब देखो, बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें नेचुरली जो पेरेंट्स है अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ये एक असिस्टेड तरीका होता है टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाया गया, अगर आप इसको देखना चाहो तो पॉज करके आप देख सकते हो कि आईवीएफ का जो पूरा एक प्रोसीजर है कैसे वो काम करता है। ठीक है, और ये बहुत कॉमन अब चीज़ है इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली आपने सुना होगा 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। इंडिया को लेकर जो स्टैट्स हैं, जो नंबर्स हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इंडिया दुनिया की 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में आया, मतलब 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इंडिया। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में इंडिया के बहुत सारे शहर हैं। देखो, ये कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन की वजह से, थोड़ा बहुत वेदर की वजह से, और जिस तरह से हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, और व्हीकल्स चाहिए हमको, उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर हम चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर पाए, डीजल को इमिट कर सकें, ईवी पे ज़्यादा शिफ्ट कर सकें, ये चीज़ कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, इंडिया इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, तो इस चीज़ को आगे सॉल्व किया जा सकता है इन फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि आपको यहाँ से पूछा रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, गलत बतानी है आपको। ठीक है, तो पहली कह रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया वर द मोस्ट 3 पॉल्यूटेड कंट्रीज। ये ठीक है, ये गलत नहीं है। 6 कंट्रीज मेट द WHO एनुअल PM 2.5 गाइडलाइन विद ऑस्ट्रेलिया बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, ये देख लेते हैं। द रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया वॉज होम टू 10 मोस्ट पॉल्यूटेड। ये ऑलमोस्ट सही लग रहा है, यही होती है सबसे ज़्यादा।
लास वेगस नवाडा वॉज आइडेंटिफाइड एज ए क्लिसी, ये भी सही है, यूएस में सबसे क्लीन था लास वेगस नवाडा, तो एक ही गलत है असल में, सेकंड वाली स्टेटमेंट, ठीक है। पता है वो गलत क्यों है? क्योंकि 6 नहीं 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने WHO के PM 2.5 लेवल्स जो होने चाहिए उसको मीट किया है, उनके ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आई होप ये ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, आइसलैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो 6 एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, दुनिया में जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं, उसके बेसिस पे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ में लगती है, वो सब बताया गया। आई होप आपको पता होगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये PM लेवल पे डिसाइड किया जाता है, PM1, PM 2.5, 10, 100, 1000 PM होता है पार्टिकुलेटेड मैटर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा PM 2.5 लेवल्स देखे गए, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर तजिकिस्तान, फिर बुर्किना फासो। अब एक और चीज़ भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ना जो वो सेंटर्स हैं जहाँ पर इनको एयर में डिटेक्ट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितने उन्होंने लगाए उसी के बेसिस पे हमने मान लिया कि पूरी कंट्री में असल में ये डाटा हो सकता है कि इन्होंने बड़े शहरों में लगाए हो, वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन आता हो एज़ कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज है, तो ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। 7 कंट्रीज थी जिन्होंने असल में उस रिक्वायरमेंट को मीट किया कि आपके यहाँ पर PM 2.5 लेवल ओके, ठीक है। 7 कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। क्लाइमेट कंडीशन एंड हेज बर्निंग, ये सब रीजंस थे। साउथ एशिया में ये लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बिल्कुल साउथ और सेंट्रल एशिया में आपको मैक्सिमम सिटीज़ देखने को मिलेंगी। मोस्ट लेस पॉल्यूटेड अगर यूएस में बात करें वो बिल्कुल था लास वेगस नवाडा, जो यहाँ पर 4th स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ठीक है। तो सिर्फ 4 में से एक गलत थी, वो आपसे गलत पूछा था, इनकरेक्ट, तो एक गलत थी, वो थी सेकंड वाली, बाकी सब सही थी, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल्स देखी जाए तो उसमें बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से ज़्यादा पॉल्यूटेड है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, तो ये भी एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। कैपिटल्स में न्यू दिल्ली कई सालों से मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल चल रहा है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैप बेस अगर क्वेश्चन किसी ने पूछना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्लैक सी। आपको पता है ब्लैक सी न्यूज़ में क्यों है? रशिया और यूक्रेन वॉर ब्लैक सी के जस्ट नॉर्थ में करें। आप अगर आप देखो, एक वैसे बड़ा मैप भी आपको दिखाऊंगा, ये सारा एरिया जहाँ इस टाइम पे वॉर देखी जा रही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ब्लैक सी इज अ इनलैंड सी, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ब्लैक सी इज अ इनलैंड सी बॉर्डरिंग कंट्रीज इन बोथ यूरोप एंड एशिया। अब अगर आप देखो, ये रशिया का ये पार्ट एशिया में आता है, ये तुर्की का ये सारा पार्ट एशिया में आता है, यूरोप की कंट्रीज भी हैं, ये बल्गेरिया, रोमेनिया यूरोप में, तो पहली तो सही लग रही स्टेटमेंट। ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू दी मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है? यहाँ नीचे को जाकर, ठीक है, थ्रू दी बॉस्फोरस स्ट्रेट। बिल्कुल ब्लैक सी असल में आपको पता होना चाहिए एक ये प्रॉपर सी है, ये कैस्पियन और अरल की तरह नहीं है कि बोलते सी है, असल में एक लेक है, नहीं, ये प्रॉपर सी है। इससे आप दुनिया के इंटरनेशनल वाटर्स में जा सकते हो। कैस्पियन और अरल सी में नहीं आप ऐसा कर सकते, आप उन्हीं में फंस जाओगे, वो बाहर कहीं एग्जिट नहीं है। इसका एग्जिट होता है ये वाया तुर्की, और ये होता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर है बोथ आर करेक्ट। अच्छा, इसने एक और चीज़ भी पूछी थी कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन कर पा रही है, ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू मेडिटेरियन सी इनलैंड, तो कोई ऐसा खास रिलेशन तो इसमें नहीं दिख रहा। इनलैंड सी के लिए कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है, पर सेकंड वाली फर्स्ट वाली को कोई जस्टिफिकेशन शायद चाहिए भी नहीं, तो ऐसे केस में आप बी ही टिक करोगे हमेशा, ठीक है। तो रशिया ने अपने नेवी चीफ को रिसेंटली रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यूक्रेन रशिया की नेवी को अटैक कर पा रहा था, डैमेज हो रहा था, मे बी ये एक रीज़न था। ब्लैक सी को एग्जाइन सी भी बुलाते हैं, ठीक है। आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, तो ये है ब्लैक सी, तुर्की है, यहाँ पर जॉर्जिया है, रशिया है, ये क्राइमिया जो रशिया ने 2014 में यूक्रेन का पार्ट तभी एनेक्स कर लिया था। ऊपर यूक्रेन है, मोल्डोवा है, रोमेनिया है, बल्गेरिया है, ग्रीस है, ये सब कंट्रीज है। और यहाँ से जो रास्ता बनता है ना, इस रास्ते के थ्रू आप ब्लैक सी में आ भी सकते हो, यहाँ से निकल भी सकते हो, ठीक है। तो ये बॉस्फोरस के थ्रू सी ऑफ मरमरा, और उसके अलावा आगे एजियन सी और फिर मेडिटेरियन सी, ठीक है। ठीक है, तो ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी बाय बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आई होप दोनों आपको समझ लगा, स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड वाली फर्स्ट वाली को जस्टिफाई नहीं कर पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। रशिया ने बीच में ये भी कोशिश करी कि यूक्रेन के जो बड़े पोर्ट सिटीज़ है, जैसे ओडेसा हो गया, ये खेरसों वगैरह हो गया, इसको बहुत डैमेज करें, पर फिर उन्होंने सोचा कि ज़्यादा भी यूक्रेन की टेरिटरी में एंटर करने का फ़ायदा नहीं, थोड़ा अपनी तरफ ही रहते हैं, उसी तरफ ज़्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता हो कि कुछ ही दिनों में स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी बड़ी मीटिंग भी होगी, एक पीस टॉक होगी। होप है उसमें कि ये कंट्रीज़ की जो वॉर है, इतने ऑलमोस्ट 800 दिन के आसपास हो गए, कि फाइनली ये वॉर रुक सके।
पर कहीं ना कहीं यूक्रेन बहुत अजीब सी चीज़ें डिमांड कर रहा है कि रशिया आएगा तो हम नहीं आएंगे, तो ये अभी भी थोड़ी सी चीज़ें फंसी हुई दोनों। ठीक है, ठीक है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, असल में उनकी लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था कि आप ये देखो कि क्या इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब उस कमेटी ने फाइनली रिपोर्ट अपनी पेश कर दी टू द प्रेसिडेंट। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट के अंदर कमेटी थी और करंट प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट दे दी गई है। अब ये जो रिपोर्ट थी ना, ये अभी तो देखो लागू कर, मतलब इसको अभी तो लगा ही नहीं सकते वन नेशन वन इलेक्शन को, अभी तो लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल सामने है। मे बी अगली बार 2029 में इसके बारे में सोचा जाए। अब उससे जुड़ी हुई दो स्टेटमेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है उससे जुड़ी दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है साइमल्टेनियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वर नेवर कंडक्टेड इंडिया, हमारी कंट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरी कह रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते ना तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन्हीं को जोड़ा जाएगा। असल में ना पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत है और दूसरी भी गलत है। इंडिया में जब से इलेक्शन शुरू हुआ, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही 1950 में बना, उससे पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकते थे। तो 1950 से 57 तक ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन होता था, एक ही साथ इलेक्शन हो जाते थे, सेंटर में भी स्टेट्स में भी। तो ये तो गलत है पहली स्टेटमेंट। दूसरी की वन नेशन वन इलेक्शन में हम अगर इसको रखेंगे आगे जाके तो लोकसभा और विधानसभाओं को जोड़ेंगे। असल में रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि लोकल बॉडीज भी अगर 5-5 साल की टर्म रखते हैं, आप उनको भी जोड़ दो, जिसकी टर्म 5 साल की उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन में लोकसभा, स्टेट की विधानसभा और लोकल बॉडीज को एक साथ आगे जाके कंडक्ट करवाया जा सकता है। एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन 1957 तक होता था, बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो फाइनली ये जो हाई लेवल कमेटी थी इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ये लोग पेश कर चुके। तो इस पर देखा जाएगा आगे जाके फ्यूचर में कि क्या डिस्कस किया जाता है। अभी तो 2024 के इलेक्शन तो वन नेशन वन इलेक्शन के तरीके से नहीं किए जा रहे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक वॉर से जुड़ा हुआ है। तो रशिया बार बार धमकी देता है कि हम यूक्रेन पे या किसी और कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देंगे। वैसे तो वो नहीं करेंगे, पर चलो वो धमकी देते हैं। देखो एक तरीका होता है कि आप ना एनिमी पे न्यूक्लियर अटैक कर भी दो और ऑफिशियली कहलाया भी नहीं जाएगा आपने न्यूक्लियर अटैक किया। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट पता है क्या होता है, जहां देखो सिर्फ बॉम्ब में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, उसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी। तो जहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जहां न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी फ्यूल यूज होता है, ऐसी जगहों से ना कुछ वेस्ट निकलता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। और वो ना थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट एक बॉम्ब में डाल दो और उसको एनिमी पे लॉन्च कर दो तो इसको बोला जाएगा डर्टी बॉम्ब। तो रशिया पे इल्जाम है कि रशिया यूक्रेन में डर्टी बॉम्ब यूज कर भी चुका है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है न्यूक्लियर वेस्ट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन फैसिलिटी रीइंफोर्स्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। बिल्कुल, न्यूक्लियर वेस्ट को संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो एनवायरमेंट खराब कर देगा। न्यूक्लियर वेस्ट इज हाईली रेडियो एक्टिव। बिल्कुल रेडियो एक्टिव तो वो होता ही है, बिल्कुल होता है, मतलब उतना नहीं होता जितना एक्चुअल फ्यूल होता है, पर ये भी रेडियो एक्टिव होता है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों सही हैं। और सेकंड वाली फर्स्ट को जस्टिफाई भी कर रही है। क्यों न्यूक्लियर वेस्ट को संभाल के रखना पड़ता है? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों सही है और सेकंड वाली फर्स्ट को जस्टिफाई भी कर रही है। तो दुनिया में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हैं न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर। कई बार कुछ कंट्रीज उनको ठीक से नहीं भी फॉलो करती। तो न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है? न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर रिसर्च, पावर जनरेशन, रेयर अर्थ में काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। उसको स्टोर करना बहुत जरूरी, नहीं तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, सीए आपको पता है लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स बहुत डिस्कशन की गई अबाउट दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 1955 के एक्ट को 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू बदल दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट, सीए एप्लीकेबल नहीं है फॉर इंडियन सिटीजन। जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन, उनको क्यों ही सीए में अप्लाई करना, वो तो ऑलरेडी सिटीजन है। सीए के थ्रू हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, जो कि 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 2014 31 ऑफ दिसंबर से पहले इंडिया आ गए, उनको सिटीजनशिप देने का प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया जाएगा। यही सच है कि सीए में ये लिखा हुआ है कि देखो ये 6 धर्म के लोग जो इन 3 कंट्री से 2014 से पहले आ गए, उनको हम सिटीजनशिप थोड़ी जल्दी दे देंगे। पर उसके अलावा अगर कोई और उसके अलावा अप्लाई करना चाहता है वो भी अप्लाई कर सकता है। उसको टाइम ज्यादा लगेगा, सिटीजनशिप उसको भी दे दी जाएगी, अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है,
सीए वहां लागू नहीं होगा जहां 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इनर लाइन परमिट सिस्टम, बिल्कुल ये दो जगहों पे सीए लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, तो वही सिटीजनशिप की बेसिक एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अब अगर एक इंसान है वो इलीगली इंडिया आया, मान लो किसी इसी सिस्टम के थ्रू कि मतलब वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का था, इन 6 धर्मों में से एक धर्म का था और इलीगल इंडिया आ गया। अब वो सीए में अप्लाई करेगा कि भाई मुझे सिटीजनशिप दे दो, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे कि भाई फॉरेनर्स एक्ट 46, पासपोर्ट एक्ट 920 कि उसको किसी तरह की सजा नहीं दी जाए कि वो तो इलीगली आया था, तो उससे उसको इससे एग्जेम्प्ट करके हम सिटीजनशिप दे देंगे, क्योंकि वो इन जिन कंट्री से आया वहां वो रिलीजियसली प्रॉब्लम में था, तो उस वजह से उसको ये सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं वही कि ये एक्ट 3 कंट्रीज 6 धर्म इस डेट से पहले, 6 शेड्यूल और इनर लाइन परमिट जहां लगेगा वहां सीए लागू नहीं होगा। इसने चेंज कर दिया 2019 के अमेंडमेंट ने 1955 के एक्ट को। वैसे जो प्रोसेस 11 से 14 साल का हो सकता था उसको 5 साल में पूरा कर दिया जाएगा सिटीजनशिप देने का। ठीक है, ठीक है, ये सब बातें लिखी हुई हैं। रिसेंटली आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल के बारे में सुना होगा जो अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट की गई, सेला टनल। ठीक है, वो तवांग रीजन को बहुत जल्दी कनेक्ट कर देगी, फोर्सेस को काफी फायदा होगा। तो बीआरओ ने उस टनल को बनाया। बीआरओ से जुड़ी 3 स्टेटमेंट कह रहे हैं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, पहली स्टेटमेंट सही है। ये इंडिया में और फ्रेंडली कंट्रीज में, बिल्कुल फ्रेंडली कंट्रीज में बीआरओ भूटान वगैरह में प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, इसके जो पर्सनल्स होते हैं वो आईएएस ऑफिसर, देखो वो आईएएस के लोग नहीं होते असल में, आईएएस बहुत ही अलग सर्विस है। तो इसका सही आंसर है 2 स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली गलत है। इसके जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स से या फिर वो आते हैं आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से। ठीक है, पहली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सेला टनल वाली जो न्यूज़ थी, सेना टनल अरुणाचल प्रदेश, इसको 13,700 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया। बहुत हाइट होती है इतनी, उस हाइट पे तो मतलब कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल, नॉर्मल रहना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, और काफ़ी हद तक ये आर्मी के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा इनका काम, जैसे अगर आप इनके डीजी वगैरह भी देखो तो मोस्टली आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। ईसीआई की वर्किंग, ईसीआई की पावर्स बढ़ चुकी हैं। रिसेंटली ईसीआई को 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट करने पड़े, क्योंकि जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे उसमें से एक रिजाइन कर गया और दूसरे की रिटायरमेंट आ गई थी, तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचे थे, तो 2 अपॉइंट करने पड़े। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 324 इसको बनाया गया। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए थे प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोड ऑफ कंडक्ट लाना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये भी बताया गया कि रिसेंटली अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर, देखो ऐसा है ना कि एक तो हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके नीचे एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर 1, एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर 2, तो ये 3 लोग संभालते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर 1 और इलेक्शन कमिश्नर 2 नहीं थे, उनकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अरुण गोयल जो थे, इन्होंने जस्ट कुछ वीक्स पहले, इलेक्शन अनाउंसमेंट से कुछ वीक्स पहले रिजाइन किया। पहले एक पोजीशन खाली थी, फिर 2 खाली होगी, तो सरकार पे थोड़ा प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विद ईएफटीए। ईएफटीए क्या, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, 4 कंट्रीज के असल में एसोसिएशन है। जब बना था तब ज्यादा होती थी, अब 4 ही बची। ठीक है, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। पहली स्टेटमेंट, और ये आपसे पूछ किस बारे में रहा है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिनके साथ हमने साइन किया। ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर बनी थी, सही लिखा हुआ है। इसमें 6, इट हैज 6 मेंबर, पहले 7 थे अब 4 हैं, 6 तो कभी नहीं थे। ठीक है, मतलब बीच में हो सकता है जब निकलना शुरू हुए थे तो 6 हुए होंगे, पर इट हैज का मतलब अभी अभी तो 4 ही है। इसने कमिट किया है कि ये 15 साल के लिए $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा वाया एफपीआई। देखो एफपीआई होता है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे डाले कमा के बाहर निकाले। जो 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट होगी वो आएगा एफडीआई। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, असल में पहली 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, तो पहली 2 में सॉरी सिर्फ पहली सही है, दूसरी भी 6 मेंबर भी आपको मैंने बताया ये गलत है, 4 मेंबर है इसके। ठीक है, तो इंडिया ने 4 कंट्रीज के साथ अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग एफटीए साइन किया है कि ये 4 कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 10 साल में, अगले 15 साल में $100 बिलियन। ठीक है, $100 बिलियन ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट होती है। तो ये 4 कंट्री है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सबसे बड़ा पार्टनरशिप स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और आई होप आपको ये चीज़ समझ लगे कि ये एफपीआई नहीं होगा, ये एफडीआई होगा। ठीक है, ठीक है, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बना था 1960 में,
तब इसके मेंबर थोड़े और थे, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूके, स्वीडन, डेनमार्क, पोर्तुगल, ऑस्ट्रिया। अब इसके मेंबर हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टीन और आइसलैंड। ठीक है, सेलर टनल के बारे में हमने अभी बात करी, ये तो अब आपको इजी हो जाएगा। इसको NHAI ने बनाया था, हमने अभी बात करी। ऐसे काम NHAI करता है नहीं, BRO करता है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो तवांग, ये बिल्कुल सही है कि तवांग जो है बिल्कुल जहां अरुणाचल और भूटान का मैप लगता है ना, अगर आपके पास मैप है उसको देखना, उस रीजन को, तवांग रीजन, वहां तक कनेक्टिविटी ऑल वेदर, बर्फ वगैरह भी हो तो भी कनेक्टिविटी दे देगा सेलर टनल। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया। तो कह रहे कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली तो गलत है। NHAI नहीं, BRO इन्वॉल्व था यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें 825 करोड़ का खर्चा है इसको पूरे टनल को बनाने में। तवांग रीजन को अच्छी खासी कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल चुकी है। तो चाइना ने काफ़ी कुछ बोला कि इंडिया अरुणाचल को कैसे डेवलप कर सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ, वो आपको पता है कि चीज़ वो करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट रिसेंट करंट अफेयर्स के इवेंट थे उसके बेसिस पे मैंने MCQ बनाए आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऐसी रेगुलर वीडियोस जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, एक इसके को लेकर मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और वो प्लेलिस्ट आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। मिलेंगे हम अपनी ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।